16 सालों से रिचर्ड ब्रैंसन प्रॉमिस कर रहे हैं ब्राइट फ्यूचर स्पेस टूरिज्म और सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट का। मगर पिछले कुछ सालों से स्पेसएक्स ने उनको काफ़ी पीछे छोड़ दिया है उनके एफर्ट्स में रिलायबल स्पेस ट्रैवल के मामले में। उसी समय ऐसा नहीं लगता कि वर्जिन गैलेक्टिक कुछ ज़्यादा ब्रेक थ्रू कर पा रहा है, क्योंकि अभी न्यूज़ में भी नहीं है वो। तो आखिर वर्जिन गैलेक्टिक को क्या हुआ? शुरुआत करें तो वर्जिन गैलेक्टिक ने एक दूसरा रास्ता अपनाया अपने कॉम्पिटिटर्स में। पैसेंजर को पुराने रॉकेट शिप्स में लॉन्च करने के बजाय उन्होंने पैसेंजर को प्राइवेट जेट जैसे व्हीकल्स में लॉन्च करने का सोचा है, जिसका नाम है स्पेसशिप 2। स्पेसशिप 2 कैपेबल है 6 पैसेंजर्स को और 2 पायलट्स को ले जाने के अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और इसी के लिए उसको कैरियर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। और कैरियर एयरक्राफ्ट को व्हाइट नाइट 2 कहा जाता है, जो कि स्पेसशिप 2 को 50,000 फीट की ऊंचाई तक ले जाता है। उस पॉइंट पे स्पेसशिप 2 जो है वो व्हाइट नाइट 2 से डिस्कनेक्ट हो जाता है और खुद का इंजन उसका चल जाता है, जिसकी वजह से वो साउंड की 3 गुना ज़्यादा स्पीड पे, यानी कि 2300 माइल्स पर आवर की स्पीड में 90 सेकंड तक ऊपर लेके जाता है व्हीकल को 110 किलोमीटर्स के एल्टीट्यूड पे, जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री है स्पेस में। वहाँ पर पहुँचने के बाद पैसेंजर्स के पास 4 से 5 मिनट होते हैं व्यूज़ लेने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए हवा में उड़ते हुए। उसके बाद स्पेसशिप री एंटर करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर को। ना कि रेगुलर री एंट्रीज की तरह स्पेसशिप 2 जो है उसे कोई भी हीट शील्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि उसे किसी भी तरीके से बचाने वाली है, क्योंकि ना तो वो दसों हज़ारों किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है। और इसी वजह से जब री एंट्री होती है उसकी, तो पायलट्स को ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो अपने सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट कर लेता है। और जब वे 60 से 70 हज़ार फीट के एल्टीट्यूड पे आ जाता है, तो वहाँ पे बस बेसिकली एक रूटीन प्लेन लैंडिंग की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ना कि क्लासिक रॉकेट शिप्स की तरह जो कि सीधे ऊपर की तरफ जाते हैं। अब मगर ये ज़रूरी नहीं है कि ये बुरी चीज़ हो, क्योंकि जिस तरह से स्पेसशिप 2 का डिज़ाइन हुआ है, तो एक वो प्लेन ही है जो कि बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। वर्जिन गैलेक्टिक इसकी वजह से जी फोर्स कम कर सकता है पैसेंजर्स की अपनी ट्रिप के दौरान। इन चीज़ों को छोड़े तो जो जेट लाइक अप्रोच है, इसकी वजह से रियूजेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। हालांकि स्पेसएक्स को काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली है, क्योंकि वो अपने फैल्कन 9 रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो स्पेसशिप 2 है वो भी एक कदम आगे निकल जाता है फैल्कन 9 में। अगर बात करें टर्न अराउंड टाइम की, क्योंकि जो इसका पूर्वज था स्पेसशिप 2 का स्पेसशिप 1, वो स्पेस में 2 हफ्तों के अंदर घूम के आ सकता था 2004 में। ये चीज़ नोट करने वाली है कि ऑर्बिटल लॉन्चर को दोबारा इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा है, जिसके बजाय कि स्पेसशिप 2 को रीयूज़ किया जाए। मगर इस चीज़ के साथ ही जो टर्न अराउंड स्पेसएक्स का टाइम है वो 51 डेज़ का है, और इसी के साथ साथ आगे बढ़े तो स्पेसशिप 2 जो है वो और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन लाता है जब बात करें स्पेस में पहुंचने की। क्योंकि स्पेसशिप 2 को तो कोई सेंस नहीं बनाता अगर आप बहुत ज़्यादा सामान स्पेस में भेजना चाहते हो, मगर अगर आप स्पेस का चक्कर लगा के आना चाहते हो अपनी लाइफ टाइम में, तो वर्जिन गैलेक्टिक काफ़ी सस्ता हो जाता है। क्योंकि वर्जिन गैलेक्टिक फ़िलहाल तो कोई टिकट ऑर्डर्स ले नहीं रहा, मगर पहले उन्होंने स्पेस फ्लाइट की टिकट्स 2 लाख से $2.5 लाख के बीच रखी थी। ये प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज़ हो सकती है, मगर ये एक्सपेक्टेड है कि कुछ लाख डॉलर के आसपास ये रहने वाली है। ब्लू ओरिजिन भी इसी प्राइस रेंज को टारगेट कर रहा है स्पेस टूरिज्म को 2024 में लेके जाने के लिए। मगर हमारे पास अभी प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन है नहीं स्पेसएक्स की तरफ से, मगर ऐसा लग रहा है कि स्पेसएक्स की अप्रोच जो होने वाली है वो ज़्यादा महंगी होने वाली है, मगर कुछ ज़्यादा दिनों तक भी चलने वाली है वो। अब जैसे डीएमून प्रोजेक्ट जो है स्पेसएक्स की तरफ से, वो 7 से 9 पैसेंजर्स को ट्रिप पे ले जा सकता है चांद के आसपास, और इस प्राइस को देखें तो वो 200 मिलियन या फिर $25 मिलियन पर सीट होने वाली है। मगर उसी साथ अगर बात करें तो ये ट्रिप कुछ घंटों या दिनों तक नहीं होने वाली है, मगर पूरे हफ्ते की या फिर 6 या 7 दिन की होने वाली है। अगर इसको 6 दिन का भी करें तो उसकी प्राइस अराउंड $2,900 पर पैसेंजर पर मिनट आती है। हालांकि ये जो वर्जिन गैलेक्टिक का ऑप्शन है वो तो 50 से 60 हज़ार डॉलर्स पर मिनट आता है। हालांकि स्पेसएक्स काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दे रहा है इसी में, मगर आपको $25 मिलियन हर सीट पे देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से बार ऑफ एंट्री बढ़ जाती है। मगर वर्जिन गैलेक्टिक में करोड़पति आराम से इसमें आ सकते हैं, जबकि स्पेसएक्स में उन्हें अरबपति होना पड़ेगा जब तक वो अपने टिकट को खरीदने के बारे में सोच भी सकते हैं। ये हालांकि सारी अच्छी चीज़ें हैं, मगर हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वर्जिन गैलेक्टिक लोगों को स्पेस फ्लाइट्स में लेके जाने वाला है। ओरिजिनली रिचर्ड ब्रैंसन ने 2007 का टारगेट रखा है कि जब वर्जिन गैलेक्टिक जो है वो अपने लोगों को स्पेस में भेजेगा, मगर क्योंकि एक जानलेवा धमाके की वजह से 3 लोगों की जान चली गई 2007 में, इसी की वजह से टाइमलाइन को शिफ्ट करना पड़ा। आने वाले 3 सालों में वर्जिन गैलेक्टिक ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया अपने इम्प्रूव करने में डिज़ाइन और सेफ्टी
मेजर्स के साथ। जुलाई 2010 में उन्होंने क्रूड फ्लाइट किया, जिसकी वजह से उनका पहला क्रूड टेस्ट फ्लाइट था जो कि 6 घंटे तक चला था। इसके बाद से जो सक्सेस मिली उन्हें, इसकी वजह से उन्होंने फंड रेजिंग में फोकस किया। इसके बाद उन्होंने नासा के साथ भी रिसर्च शेयर किया फ्लाइट डेटा का। इसी की वजह से जो प्रोग्रेस थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। 2013 और 14 में जब वर्जिन गैलेक्टिक ने अपनी पहली रॉकेट पावर टेस्ट फ्लाइट्स को कंडक्ट किया, मगर उनके रास्ते में एक और बड़ी अड़चन आई जब 2014 में उन्होंने एक और रॉकेट पावर टेस्ट फ्लाइट का टेस्ट किया स्पेसशिप 2 में, जब उनके को पायलट की मौत हो गई और साथ ही साथ पायलट को काफ़ी ज़्यादा चोट आई। क्रैश होने के बाद रिचर्ड ब्रैंसन ने इस प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट को वर्जिन गैलेक्टिक के ख़त्म करने का सोचा, क्योंकि ना तो ये लाखों मिलियन डॉलर्स में पैसे खर्च करवा रहा था मगर जाने भी ले रहा था। मगर रिचर्ड ब्रांसन और उनकी टीम ने इस प्रोजेक्ट को आगे किया और अपना पहला री एंट्री टेस्ट सक्सेसफुली 2017 में कंप्लीट किया। 2017 से चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही है वर्जिन गैलेक्टिक के लिए, क्योंकि पिछले साल ही वर्जिन गैलेक्टिक पब्लिक गया, जिसकी उन्होंने स्टॉक ऑफरिंग रखी $10 पर शेयर। रिलीज़ के टाइम वर्जिन गैलेक्टिक $37 पर शेयर तक चला गया था। पेंडेमिक की वजह से वो $10 पर शेयर पे तो क्रैश कर गए, मगर वापस $25 पर शेयर पे आ गए। उसके बाद कुछ महीने पहले ही उन्हें एक प्लान रखा कि वो पैसेंजर्स को स्पेस में स्पेसशिप 2 में इस साल के अंत तक भेजेंगे, मगर वो पोस्टपोन्ड हो गया। उसके बाद 2021 तक कर दिया। मेरे हिसाब से ये इसलिए उन्होंने इंश्योर किया जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही कर सके और किसी की जान ना जाए। अगर उसमें वैसे तो कोई चिंता ही नहीं है, मगर इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो कमर्शियल स्पेस फ्लाइट है वर्जिन गैलेक्टिक की तरफ से, वो ऐसा लग रहा है काफ़ी सही होने वाली है। स्पेसशिप 2 ने पहले सक्सेसफुल फ्लाइट्स कंप्लीट कर लिए क्रू के साथ बोर्ड में, और इसी के साथ साथ उनके पास 2 अभी ज़्यादा टेस्ट फ्लाइट करनी बाकी है जो कि पब्लिक के लिए खुलने वाली है उससे पहले। और अगर जब ये 2 टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट हो जाती है, जिनका ओरिजिनल प्लान है अक्टूबर 22 से इसी साल, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वर्जिन गैलेक्टिक जो है वो टेस्ट विंडो को आगे लेके जाएगा, जो कि 19 से 23 नवंबर होने वाली है। इस वीडियो को बनाने के समय उन्होंने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, मगर जब तक आप इस वीडियो को देखोगे तब तक वो आगे और भी टेस्ट कर लेंगे। और अगर वो ज़्यादा टेस्ट करते भी नहीं है, तो जब वो फाइनल 2 टेस्ट कर चुके हैं, इसके बाद ऐसा लगता है कि ये टेस्ट अच्छे से गए हैं, तो अब एक ही स्टेप बचा है कि रिचर्ड ब्रैंसन वो खुद एक उद्घाटन वाली फ़्लाइट लेंगे स्पेसशिप 2 में। उसके बाद इसे शुरू कर दिया जाएगा। अगर जब इसकी पहली कमर्शियल स्पेस फ्लाइट शुरू होगी, तो वो उसका मेरे हिसाब से अगले साल के अंत तक शुरुआत होने वाली है। मगर इसके बाद क्या होगा, वर्जिन गैलेक्टिक के लॉन्ग टर्म गोल्स और फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्योंकि वर्जिन गैलेक्टिक काफ़ी ज़्यादा स्केल अप करने वाला है अपनी कमर्शियल स्पेस फ्लाइट में। तो उनका जो लॉन्ग टर्म विजन है वो मार्च 3 पे रहने वाला है, जो कि एक कॉनकॉर्ड 2.0 होने वाला है, जो कि वर्जिन गैलेक्टिक ने पहले अप्रूवल ले चुकी है FAA से। वो अब डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे मैच 3 एयरक्राफ्ट का। और अभी जो प्लान है वो मैच 3 एयरक्राफ्ट का ये है कि वो 9 से 19 लोगों को 60,000 फीट अबव द सी लेवल लेके जाएगा, और साउंड की स्पीड के 3 गुना ज़्यादा। और जो भी सारी सीट्स है वो या तो बिजनेस या फर्स्ट क्लास सीट होने वाली है, जिनकी कीमत $1,00,000 पर सीट होने वाली है। हालांकि एक थोड़ा ज़्यादा है स्पेसएक्स के प्लान से पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल का स्टारशिप रॉकेट के यूज़ करने के साथ, जो कि कुछ हज़ारों डॉलर में आने वाला है। मगर वर्जिन गैलेक्टिक का ये वाला प्लान काफ़ी ज़्यादा फीजेबल लगता है, ना कि जो सिमिलर प्लान था जो कि कुछ सदियों पहले से ही वो आ रहा है कॉनकॉर्ड के साथ। इसी समय के साथ साथ हमें ये तो पता है कि कॉनकॉर्ड किस तरह से बदला था, क्योंकि इसी वजह से वर्जिन गैलेक्टिक को काफ़ी अच्छे से सेफ्टी और रिलायबिलिटी प्रूव करनी पड़ेगी इससे पहले कि लोग मार्च 3 पे भरोसा कर सके। अगर इसको वो सही तरीके से कर लेते हैं, तो वो अब फिर भी हम फ्लाइट्स जो है न्यूयॉर्क और लंदन के बीच में सिर्फ 2 और आधे घंटे में हो जाएगी, और टोक्यो से लॉस एंजल्स के बीच की फ़्लाइट्स 3 से 4 घंटे में हो जाएगी। जब वो रिलायबल कॉनकॉर्ड को डेवलप कर लेंगे, वर्जिन गैलेक्टिक जो है वो लोगों को शायद वापस चांद पे भेज सकता है, या फिर ब्लू ओरिजिन की मदद कर सकता है नासा के साथ चांद पे लोगों को भेजने के लिए। रिचर्ड ब्रांसन ने ये कहा था कि वो चांद पे ज़्यादा पसंद करेंगे उससे पहले कि वो मंगल पर जाएँ, क्योंकि वर्जिन गैलेक्टिक जो है अपनी आंखें चांद पर लेके जाएगा मंगल से पहले। तो दिन के आखिर में ऐसा ही लगता है कि जो वर्जिन गैलेक्टिक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कोशिश कर रहा है कमर्शियल स्पेस फ्लाइट के को रियलिटी बनाने के लिए अगले साल के अंत तक। इस चीज़ को करने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो ये चीज़ प्लान करेंगे कि वो रैपिड पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल करने वाले सुपरसोनिक जेट्स के इस्तेमाल के साथ। और अगर वर्जिन गैलेक्टिक जो है वो फोकस करता है इंसानों को वापस चांद पे भेजने के लिए, तो वो काफ़ी अच्छा होने वाला है।
और यही चीज़ें थी जो कि वर्जिन गैलेक्टिक के साथ हो रही है। क्या आप लोगों को लगता है कि वर्जिन गैलेक्टिक काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटर बनने वाला है स्ट्रॉन्ग वाला स्पेस फ्लाइट मार्केट में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आप रिचर्ड ब्रैंसन को देखना चाहते हो, पहले अरबपति जो कि स्पेस में ट्रैवल करेंगे। साथ ही हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज सजेस्ट करने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी सवालों के लॉजिकली आंसर्स के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।